दोस्तों, आपका स्वागत है रात की कहानी। ऐसी डर भरी कहानियाँ सुनने के लिए तैयार रहिए। कहानियों की काल्पनिक दुनिया में आपका स्वागत है। सुनाने जा रहा हूँ एक और नई कहानी, मिरर नंबर 7। मित्रों, हमारी कहानियाँ सुनने के बाद हमारे चैनल रात की दहशत को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिना देरी किए चलते हैं अब अपनी कहानी की ओर। मुंबई की बारिश अपनी पूरी रफ्तार पर थी। रात के 2 बज रहे थे जब आर्यन मिश्रा एक ट्रैवल व्लॉगर टैक्सी से उतरकर होटल के गेट पर पहुंचा। एक हाथ में छाता लिए और दूसरे हाथ में सूटकेस लेकर आर्यन मिश्रा होटल में दाखिल होता है। जी कहिए सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? रिसेप्शनिस्ट ने कहा। जी, आर्यन मिश्रा के नाम से यहाँ पे एक रूम बुक होगा, आर्यन मिश्रा ने कहा। रिसेप्शनिस्ट तुरंत अपने कंप्यूटर पर नाम चेक करने लगा। उसे आर्यन मिश्रा के नाम का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। ये लीजिए सर, 707 रूम की चाबी। रिसेप्शनिस्ट ने चाबी देते हुए कहा। हाँ, एक्सक्यूज मी, क्या आप ये मेरा सामान मेरे रूम तक पहुंचा देंगे? आर्यन मिश्रा ने रिसेप्शनिस्ट से कहा। जी रुकिए सर, मैं अभी लड़के को बुला देता हूँ जो आपका सामान ले जाएगा। अरे मनोज, सर के सामान को उनके रूम तक छोड़ा, रिसेप्शनिस्ट ने लड़के को कहा। जी कौन से रूम में छोड़ना है इनका सामान? लड़के ने कहा। रूम नंबर 707 में। ये नंबर सुनते ही उस लड़के ने तुरंत वो सामान जमीन पर छोड़ दिया और तुरंत वहां से चला गया। अरे सुन तो, कहाँ जा रहा है? सर का सामान कौन रखेगा? अरे कैसे लोगों को रख रखा है आप लोगों ने काम पे? आर्यन ने कहा। सॉरी सर, चलिए मैं आपका सामान छोड़ देता हूँ। आर्यन और रिसेप्शनिस्ट रूम की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हैं। रिसेप्शनिस्ट आर्यन को रूम तक छोड़कर कहता है, सर बस आयनों से सावधान रहिएगा। बस रिसेप्शनिस्ट अपने यही आखिरी शब्द कहकर वहां से चला जाता है। आर्यन जब तक रिसेप्शनिस्ट को रोक कर ये पूछ पाता ऐसा क्यों, तब तक रिसेप्शनिस्ट उसकी पहुंच से काफी दूर हो चुका था। आर्यन फ्रेश होने के बाद एकाएक कमरे के अंदर रखे सामानों की फोटो लेने लगता है। आखिर यही तो उसका पेशा था, किसी भी खूबसूरत चीज को अपने कैमरे में उतार लेना। चलो अब अगले रूम की फोटो ली जाए, आर्यन ने कहा। पर अगला कमरा पूरी तरह से खाली था। ना कोई सामान और ना ही कोई ऐसी चीज जिसे तस्वीर में उतारा जा सके। अगर कुछ था तो वो थे 7 पर्दे, गहरे काले रंग के पर्दे जो अपने पीछे किसी राज को छुपाए बैठे थे। आर्यन को जानने की इच्छा थी कि आखिर उन पर्दों के पीछे क्या था। आर्यन एकाएक उन पर्दों को हटाने लगा। आर्यन के सामने थे 7 आईने। ऐसा तो था ही नहीं कि आर्यन ने पहले आईने ना देखे हो, पर इनकी बात कुछ अलग ही थी। 7 आईने जिनके ऊपर क्या खूबसूरती से नक्काशी की गई थी, मानो कारीगर ने बड़ी ही शिद्दत से बनाया हो। उन आईनों ने आर्यन का मन मोह लिया था। कमरे में चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। आर्यन ने कैमरे का सेट तैयार किया और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हेलो दोस्तों, आज हम हैं ब्लू रेवन होटल में और ये है रूम 707, जहाँ कई सालों से कोई नहीं ठहरा, जहाँ कहा जाता है कि इस कमरे में कोई एक रात भी नहीं बिता सकता। पर आज मैं इस बात को झूठ साबित करके दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं जब यहाँ आया तो मैंने एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखी और वो है ये 7 आईने। आर्यन एक एक करके आईनों की तरफ कैमरा घुमाने लगा, लेकिन जब 7वें आईने तक पहुंचा, कैमरे की स्क्रीन गड़बड़ा गई। आर्यन ने कैमरा चेक किया, पर आर्यन को कोई भी खराबी नहीं दिखी। कैमरा बिल्कुल ठीक था। आर्यन वीडियो चेक करता है। वीडियो में उसकी पीठ के पीछे एक और शख्स दिखाई दे रहा था, जिसने काले कपड़े पहन रखे थे। चेहरा धुंधला था और एक टक बस आर्यन को ही देखे जा रहा था। पूरा माहौल डर के साए में पसर गया था। आर्यन की दिल की धड़कन अब तेज हो गई थी, इतनी तेज कि उसे वो साफ सुन सकता था। आर्यन पीछे मुड़ के तो देखना चाहता था, पर उसके पैर वहीं जम गए। एक परछाई जो उससे कद काठी में तकरीबन 10 से 12 फीट लंबी थी। आर्यन खुद एक 6 फीट का इंसान था। उसे पीछे देखने में अब डर लग रहा था कि मानो जैसे ही वो मुड़ा, वो साया उसे मार देगा। और आर्यन हिम्मत कर कर पीछे पलटता है। वो देखता है कि सिवाय उसके कमरे में और कोई नहीं है। रात के 3 बज चुके थे। आर्यन ने कैमरा चार्जिंग पर लगाया और सीधे बेडरूम की तरफ चल दिया। नींद ने आर्यन को अपने काबू में करा ही था कि कांच के खड़खड़ाने की आवाज आई। आर्यन की नींद टूटने के बाद
वो सीधा आईनों की तरफ बढ़ा। आर्यन देखता है कि 7वां आईना दीवार पर हिल रहा है। वो पास जाता है। वो उस आईने में अपना प्रतिबिंब देखता है। मानो काफ़ी देर निहारने के बाद आर्यन को समझ आता है कि उसके रिफ्लेक्शन में कुछ तो अलग है। मानो उसका रिफ्लेक्शन उसकी हरकत की नकल 1 सेकंड देर से कर रहा हो। आर्यन ने सोचा शायद इस आईने की ये खासियत होगी। काफ़ी डरावना है, आर्यन ने कहा। अचानक उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुराया, जबकि आर्यन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी। आर्यन का खून सा जम गया ये मंजर देखने के बाद। सुबह होटल का स्टाफ रूम नंबर 707 का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। काफ़ी देर तक जवाब न मिलने पर दरवाज़ा डुप्लीकेट चाबी से खोला गया। मैनेजर समेत होटल का स्टाफ रूम के अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कि आर्यन का कैमरा ट्राइपॉड पर सेट था और वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। कमरा बिल्कुल खाली था और आर्यन कहीं नहीं था। आखिर आर्यन कहाँ था, इसका पता ना होटल के स्टाफ को था और ना ही मैनेजर को, क्योंकि होटल के रजिस्टर में उसके आने की तो एंट्री थी पर जाने की नहीं। बहुत पूछताछ और संभावनाओं के बाद जब कुछ नजर न आया तो उन्होंने फेमस डिटेक्टिव बोरिस की मदद मांग ली। खबर पाने के बाद डिटेक्टिव बोरिस अपने पार्टनर विलियम के साथ सीधे होटल ब्लू मून चले आते हैं। इसकी खूबसूरती कुछ अलग ही है बाकी होटलों से। लगभग 30 मंजिला होगी। डिटेक्टिव बोरिस ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया था। हेलो, मैं डिटेक्टिव बोरिस, आपने ही हमें कॉल किया था। जी, मैं ही इस होटल का मैनेजर हूँ। कौन सी जगह है वो जहाँ से मिस्टर आर्यन गायब हुए थे? डिटेक्टिव बोरिस ने मैनेजर से पूछा। रूम नंबर 707, मैनेजर ने कहा। हाँ, और इन्फॉर्मेशन यह है कि वो व्यक्ति यानी मिस्टर आर्यन 7वीं मंजिल पर रुका था। विलियम अंदर जाने को बेचैन था। साहब, आप अंदर मत जाइए वरना आप भी लापता हो जाएंगे, कर्मचारी ने डरते हुए डिटेक्टिव बोरिस से कहा। विलियम के तो जैसे कान ही खड़े हो गए। रहने तो बोरिस, वरना कहीं हम भी आर्यन की तरह गायब हो गए तो हमारा केस लेने वाला भी कोई नहीं होगा, विलियम ने बोरिस के कान में कहा। डिटेक्टिव बोरिस, विलियम और होटल का मैनेजर रूम के अंदर दाखिल होते हैं। कमरा पूरी तरह खाली था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बोरिस एक एक चीज को बड़े गौर से देख रहे होते हैं। विलियम के ऊपर अभी भी डर के बादल छाए हुए थे। पता नहीं हमेशा ऐसे केस बोरिस को ही क्यों मिलते हैं, विलियम ने कहा। मिस्टर आर्यन के तो जूते ही रखे हुए हैं, इसका मतलब वो होटल से बाहर नहीं गए, डिटेक्टिव बोरिस ने मन में कहा। यहाँ से तो कूदकर भाग जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, डिटेक्टिव बोरिस ने खिड़की के बाहर झांकते हुए कहा। तभी डिटेक्टिव बोरिस एक कमरे में जाते हैं और ये वही कमरा था जिसमें 7 आईने थे। इन पर्दों के पीछे क्या है, डिटेक्टिव बोरिस ने मैनेजर से पूछा। जी, इनके पीछे आईने हैं, मैनेजर ने कहा। सर, आप पर्दा हटाइए, डिटेक्टिव बोरिस ने मैनेजर से कहा। मैनेजर ने जैसे ही उन काले पर्दों को हटाया, विलियम की आंखें तो एक पल के लिए उन शीशे में ही डूबती चली गई। विलियम, विलियम, डिटेक्टिव बोरिस ने विलियम को आवाज लगाई। क्या हुआ? तुमने अभी एक पल के लिए अपने ऊपर से काबू खो दिया था, डिटेक्टिव बोरिस ने विलियम से कहा। डिटेक्टिव बोरिस उन आईने को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। बड़ी ही खूबसूरती से बनाया गया है इन आईनों को, डिटेक्टिव बोरिस ने ठंडी आवाज में कहा। पर उनको एक चीज सता रही थी और उनके अंदर एक शक का तूफान पैदा कर रहे थे कि आखिर ये 7वां आईना काला क्यों है। क्या कहानी है इस आईने की, डिटेक्टिव बोरिस ने मैनेजर से पूछा। ये आईने हमने ऑप्शन से खरीदे थे ताकि इससे हमारे होटल की शान बढ़ सके और लोग इससे आने भी लगे थे, पर धीरे धीरे वही होने लगा जो मिस्टर आर्यन के साथ हुआ था, मैनेजर ने कहा। और इन सभी 7 आईनों में ये आखिरी आईना काला क्यों है, विलियम ने असमंजस में पूछा। बड़ी ही अजीब बात है ये, ना जाने आपको मैं कैसे बताऊं। जिस वक्त हमने ये आईने ऑप्शन से खरीदे थे उस समय हमने ये काला आईना लेने से भी मना कर दिया था, पर उस आदमी ने ऐसी बात कही कि उसकी कही हुई हर बात एक सच का आईना लग रही थी। तुम इन आईनों को अलग नहीं कर सकते, और बस वो इतना कहकर वहां से चला गया था। और तब से हमने इन आईनों को ना जाने कितनी ही बार अलग किया, पर ये आईने किसी न किसी तरह आपस में फिर मिल जाते, मैनेजर ने कहा। तो ठीक है, मैं और मेरा शागिर्द आज रात इस कमरे में रुकेंगे, डिटेक्टिव बोरिस ने कहा। हाँ, क्या 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 बात कर रहे हो बोरिस, तुम्हें भी गायब होने का शौक चढ़ा है? अगर हम गायब हो गए तो हमारा केस कौन लेगा, विलियम ने डरे हुए अंदाज में कहा।
फिक्र मत करो, तुम अलग कमरे में सो जाना और मैं आइनो के कमरे में। डिटेक्टिव बोरिस ने विलियम को दिलासा देते हुए कहा। आज तो लग रहा है हम पक्का ही नहीं बचने वाले, विलियम ने डरते हुए कहा। अच्छा विलियम, अब मैं जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट, डिटेक्टिव बोरिस ने विलियम से कहा। अरे काहे की गुड नाइट, अब तो लगता है कि पूरी नाइट बैड नाइट में गुजरने वाली है। विलियम इतना कहकर अपने कमरे में चला गया। अब तकरीबन घड़ी में 2 बज चुके थे। घड़ी की सुइयों की आवाज़ बोरिस साफ सुन सकते थे। धीरे धीरे डिटेक्टिव बोरिस की पलकें भारी हो चली। नींद ने बोरिस को अपने आगोश में ले लिया था। वहाँ दूसरी तरफ विलियम के खर्राटों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। अरे सुनता है, या तू भी सो गया इन सभी की तरह? नहीं, बस आंख लगी थी। देखा तूने, आज एक और इंसान आया है। क्या बात कर रहा है तू? देख सामने। हाँ सही कह रहा है, क्या फायदा, इसे भी वो लेकर चला जाएगा। पर मुझे तो ये इंसान कुछ अलग ही लगता है। चुप कर, तुझे तो हर इंसान अलग लगता है। वो एक और कहाँ गया? और कहाँ होगा, आज भी वो हर दिन की तरह कुछ नहीं बोलेगा। डिटेक्टिव बोरिस आंख मूंदे ये सारी बातें सुन रहे थे। फिर वो जागने का बहाना करते हुए उठते हैं। आईनों में मौजूद सभी लोग अब छुप जाते हैं। कोई फायदा नहीं है, तुम सब बाहर आ सकते हो, मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था, डिटेक्टिव बोरिस ने आईनों से कहा। सब एक एक करके धीरे धीरे सामने आने लगते हैं और चुपचाप डिटेक्टिव बोरिस को देखने लगते हैं। कौन हो तुम सब, और ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? किसी भी आईने ने कुछ ना कहा। डिटेक्टिव बोरिस ने एक बार फिर पूछा, कौन हो तुम सब? तभी आईनों ने कहा, हम में से कोई तुम्हारी बातों का जवाब नहीं देगा जब तक तुम हमारे सवालों के जवाब नहीं दे देते। क्या है तुम्हारे सवाल? डिटेक्टिव बोरिस ने पूछा। रुक जाओ, इन 6 सवालों के कुछ नियम भी हैं। पहला नियम, हम 6 आईने तुमसे 6 सवाल पूछेंगे और उन 6 सवालों के तुम्हें जवाब देने होंगे। अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तुम्हें बहुत भयानक सजा मिलेगी। दूसरा नियम, अगर तुमने एक भी सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया तो तुम इस बीच कहीं नहीं जा सकते, या फिर तुमने किसी से भी कुछ पूछने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात याद रखना कि एक सवाल एक जवाब, और अगर तूने इनमें से किसी भी सवाल का जवाब गलत दिया या नियम को तोड़ा तो तेरा शरीर किसी तरबूज की तरह फट जाएगा। डिटेक्टिव बोरिस अब पीछे नहीं हट सकते थे। पूछो अपने सवाल, मिरर नंबर 1 ने पूछा। मैं सांस लेता हूँ पर मैं जिंदा नहीं हूँ। मैं चलता हूँ पर कहीं पहुँचता नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ पर मेरी आवाज़ मेरी नहीं होती। बताओ मैं कौन हूँ? डिटेक्टिव बोरिस ने थोड़ा विचार करते हुए जवाब दिया। साया। बहुत अच्छे, मैं बाहर से दिखता नहीं पर मैं ही सबसे पहले वार करता हूँ। मैं खून नहीं बहाता पर लाशें गिराता हूँ। मुझे रोकने के लिए तुम्हें खुद को ही मारना पड़ेगा। बताओ मैं कौन हूँ? सोच, डिटेक्टिव बोरिस ने कहा। बहुत अच्छे, मैं तब भी हूँ जब आंखें खुली होती है। मैं तब भी हूँ जब रोशनी होती है। मुझे कोई छू नहीं सकता पर मैं हर किसी को तोड़ देती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? मिरर नंबर 3 ने डिटेक्टिव बोरिस से पूछा। हमारे अंदर का डर, डिटेक्टिव बोरिस ने मिरर नंबर 3 से कहा। सही जवाब। मुझे जितना भरते हो मैं उतना ही खाली हो जाता हूँ। मैं तुम्हारी हर खुशी का दुश्मन हूँ। मैं तब भी भूखा हूँ जब तुम्हारे पास सब कुछ है। बताओ मैं कौन हूँ? मिरर नंबर 4 ने डिटेक्टिव बोरिस से पूछा। लालच, डिटेक्टिव बोरिस ने जवाब देते हुए कहा। बहुत बढ़िया, ये सही जवाब है। मैं धीरे धीरे आता हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलता। मैं तुम्हारी यादें नहीं, तुम्हारी पहचान मिटा देता हूँ। एक दिन तुम खुद से पूछोगे मैं कौन हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? मिरर नंबर 5 ने डिटेक्टिव बोरिस से पूछा। डिटेक्टिव बोरिस ने थोड़ा विचार विमर्श करते हुए कहा। पागलपन, जवाब सही है। आखिरी मिरर बचा था जिसके सवालों का जवाब डिटेक्टिव बोरिस को देना था। मिरर नंबर 6 डिटेक्टिव बोरिस से पूछता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तुम पैदा हुए। मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तुम मरोगे। मैं तुम्हारा हूँ पर तुम्हारा नहीं। बताओ मैं कौन हूँ? इस सवाल को सुनते डिटेक्टिव बोरिस एक उलझन में पड़ गए, क्योंकि इस सवाल का जवाब डिटेक्टिव बोरिस को नहीं आता था। वो जानते थे अगर उनके एक भी सवाल गलत हुए तो वो वहीं मारे जाएंगे। किसी भी तरह डिटेक्टिव बोरिस ने अपना जवाब दिया। डेथ। इतना सुनने के बाद
मिरर नंबर 6 ने कहा, सही कहा। डिटेक्टिव बोरिस सारे जवाब सही देते हैं। उसके बाद वो आईने डिटेक्टिव बोरिस से कहते हैं, एक सवाल एक जवाब। अब डिटेक्टिव बोरिस अपने प्रश्नों का गहन विचार करके पहले आईने से पूछते हैं, इस कमरे में जो हमसे पहले ठहरा था, आखिर उसके साथ क्या हुआ था? मिरर नंबर 1 ने कहा, तुमसे पहले जो इंसान ठहरा था उसे काल दर्पण साथ ले गया। ये काल दर्पण कौन है? डिटेक्टिव बोरिस ने मिरर से पूछा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बोरिस को याद आया, एक सवाल एक जवाब। डिटेक्टिव बोरिस मिरर नंबर 2 से पूछते हैं, ये काल दर्पण कौन है? इसे हमारी दुनिया से क्या लेना देना है? काल दर्पण आईनों की दुनिया का राजा है जो बहुत शक्तिशाली है। उसकी खुराक इंसानी आत्माएं हैं जिन्हें खाके वो जिंदा रहता है, और उसी ने हमें बनाया है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का रास्ता क्या है? डिटेक्टिव बोरिस ने मिरर नंबर 3 से पूछा। अगर कोई हमारे सवालों का जवाब गलत देता है तो वो काल दर्पण की दुनिया में कैद हो जाता है, जहाँ पर समय का कोई मोल नहीं रहता। उस काल दर्पण की दुनिया में जाने का दूसरा तरीका कौन सा है? क्योंकि मैंने तो तुम्हारे हर सवाल के जवाब दे दिए। डिटेक्टिव बोरिस ने मिरर नंबर 4 से पूछा। उस दुनिया में जाने का दूसरा तरीका है डेथ। मिरर नंबर 4 ने डिटेक्टिव बोरिस को कहा, हाँ ये बात सच है कि काल दर्पण अपनी मर्जी से इस दुनिया और उस दुनिया में आ जा सकता है, और किसी को काल दर्पण की दुनिया में जाना हो तो उसे मृत्यु को अपनाना होगा। पर हमने ये तो नहीं कहा कि उसके लिए तुम्हारा मरना जरूरी है। मिरर नंबर 5 ने डिटेक्टिव बोरिस को कहा, तो आखिर क्या तरीका है उस दुनिया में जाने का? डिटेक्टिव बोरिस ने मिरर नंबर 5 से पूछा। नींद की अवस्था। केवल नींद की अवस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान कुछ समय के लिए मृत्यु की अवस्था में होता है और आत्मा इस लोक से उस लोक में भ्रमण कर सकती है। पर यह सब रात्रि के तीसरे पहर में ही संभव हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इस पहर को निशीय काल का पहर भी कहा जाता है, जो काली शक्तियों और बुरी आत्माओं के लिए बड़ा शुभ माना जाता है। यानी इस समय काल दर्पण बहुत शक्तिशाली होगा। मिरर नंबर 5 ने डिटेक्टिव बोरिस से कहा, डेथ, ये तो असंभव है। अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं उस काल दर्पण को कैसे हरा पाऊंगा? डिटेक्टिव बोरिस ने आईनों से कहा। डिटेक्टिव बोरिस ने मिरर नंबर 6 के बहुत नजदीक जाकर एक ऐसा सवाल पूछा जिसके बारे में डिटेक्टिव बोरिस ने उसे अपने कान में बताने को कहा। अब सुबह हो चुकी थी और डिटेक्टिव बोरिस ने विलियम से कहा, लगता है बहुत अच्छे से सोए हो। हाँ, इस होटल के बेडरूम का सोफा बहुत आरामदायक था, जिससे नींद काफी अच्छी आई। डिटेक्टिव बोरिस विलियम को एक लिखा हुआ नोट देते हैं जिसको तुरंत खोलने वाला था विलियम, पर डिटेक्टिव बोरिस उसे ऐसा करने से रोक देते हैं और डिटेक्टिव बोरिस कहते हैं कि इसे आज रात तुम्हें 2:50 पर खोलना है। उससे पहले इस नोट को संभाल कर रखना। ऐसा क्यों बोरिस? क्यों मैं इस लेटर को भी क्यों नहीं खोल सकता? विलियम ने डिटेक्टिव बोरिस से पूछा। वो इसलिए क्योंकि आज की रात कुछ अलग होने वाली है। शायद मैं बच भी ना सकूं, इसलिए अब मेरी जान तुम्हारे हाथों में है। डिटेक्टिव बोरिस ने विलियम से कहा, चलिए अब मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इंतजार कीजिएगा रात की दहशत का।